बस हाँफते हुए घुमावदार सड़क पर चढ़ रही थी। 12 साल, मुझे इन पहाड़ियों को आखिरी बार देखे हुए 12 साल हो गए थे। हवा ठंडी होती गई, जिसमें देवदार और गीली मिट्टी की जानी पहचानी खुशबू थी। मैं छुट्टी मनाने नहीं बल्कि एक अंतिम संस्कार के लिए लौट रहा था। मेरे चाचा, मेरे परिवार में काला धार में हमारे पुश्तैनी घर में रहने वाले आखिरी व्यक्ति अब नहीं रहे। शहर ने मुझे बदल दिया था, मुझे पहाड़ों की धीमी शांत लय को भुला दिया था। लेकिन जैसे ही जानी पहचानी चोटियां नजर आईं, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। गांव वैसा ही दिख रहा था, फिर भी कुछ अलग लग रहा था। एक गहरी बेचैन करने वाली खामोशी उस पर छाई हुई लग रही थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ शांति से कहीं ज्यादा भारी थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जो सुन रही थी। हमारा पुराना घर पत्थर और लकड़ी से बना गांव के किनारे पर खड़ा था। उसकी पीठ घने जंगल की ओर थी। वे इसे हवेली कहते थे, हालांकि यह सिर्फ एक बड़ा अकेला घर था। यह थका हुआ लग रहा था। इसकी लकड़ी की शहतीरें सालों की बारिश और बर्फ से काली पड़ गई थीं। खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं, घाटी में घूर रही थीं। चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था, अंदर कोई बत्तियां नहीं टिमटिमा रही थीं। जैसे ही मैं पोर्च की ओर जाने वाली ओवरग्रोन पाथ पर कदम रखा, खामोशी और गहरी हो गई। गांव की सामान्य आवाजें, वाह की चैटर, मवेशियों का लोइंग, कुत्तों का भौंकना, सब गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे काला धार का पूरा गांव अपनी सांसें रोके हुए था, इंतजार कर रहा था। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। वह चरमराया। आवाज खाली कमरों में एक अकेली चीख की तरह गूंजती रही। अंदर हर चीज पर धूल की एक परत जमी थी, एक बारीक भूरी पाउडर जिसने पुराने फर्नीचर के किनारों को नरम कर दिया था। हवा बासी थी, डिस्यूज और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, कुछ हल्का मेटालिक और बेचैन करने वाला। मैं जाने पहचाने कमरों से गुजरा। मेरे कदमों की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। खामोशी खाली नहीं थी, वह यादों से भरी थी, अनकहे शब्दों और लिंगरिंग सौरों से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद शोक मना रहा था, न केवल मेरे चाचा का बल्कि एक कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी क्षति का। ये वह घर नहीं था जिसे मैं याद करता था, ये एक कब्र थी। वह पहली रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं एक छोटे मिट्टी के तेल के दीपक के पास बैठा था। उसकी टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। बाहर देवदार के पेड़ों से हवा सरसराहट कर रही थी। उसकी आवाज एक विलाप जैसी लग रही थी। फर्श की हर चरमराहट, खिड़की के शीशे से पत्तों की हर सरसराहट से मैं चौंक जाता था। मुझे घर में एक उपस्थिति महसूस हुई, एक वॉचफुलनेस जिसने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में झुनझुनी पैदा कर दी। मैं अपने ही घर में एक अजनबी था, एक ऐसी दुनिया में घुसपैठिया था जिसे मैं अब समझ नहीं पा रहा था। कालाधार की पहाड़ियों का एक रहस्य था और खामोशी उसकी रखवाली कर थकी थी। मैंने महसूस किया कि वह चारों ओर से मुझ पर दबाव डाल रही थी, एक भारी अदृश्य वजन। अगली सुबह गांव के पुजारी ने मुझे एक सीलबंद लिफाफा दिया। आपके चाचा की आखिरी इच्छा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें मेरी आंखों से बच रही थीं। वह चाहते थे कि आप इसे उनके अंतिम संस्कार के बाद पढ़ें। अंतिम संस्कार एक शांत जल्दबाजी वाला मामला था। गांव के मुट्ठी भर बूढ़े आदमी ही उपस्थित थे। उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी संवेदनाएं संक्षिप्त और बुदबुदाई हुई थीं। वे जाने को उत्सुक लग रहे थे। श्मशान घाट से सटे जंगल की ओर घबराई हुई नजरें डाल रहे थे। कोई रोना नहीं था, केवल एक स्पष्ट भयभीत खामोशी थी जो किसी भी दुख की अभिव्यक्ति से कहीं ज्यादा गहरी महसूस हुई। जैसे ही लपटों ने चिता को भस्म कर दिया, मुझे एक ठंडक महसूस हुई जिसका पहाड़ी हवा से कोई लेना देना नहीं था। ये एक साझा अनकहे डर की ठंडक थी। हवेली की ठंडी एकांत में वापस आकर मैंने लिफाफे की सील तोड़ी। पत्र मेरे चाचा के कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। यह विदाई का पत्र नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी।
रूहान मत रुको, ये शुरू हुआ। खामोशी मजबूत हो गई है, वह भूखी है। उन्होंने गांव में बढ़ते डर के बारे में लिखा, सालों से लोगों के गायब होने के बारे में उनकी अनुपस्थिति को खामोशी ने निगल लिया था। उन्होंने पुराने लोक कथाओं का उल्लेख किया, जंगल के नीचे रहने वाली किसी चीज की कहानियों का, जिसे गांव के बड़े ही हु ड्वेल्स बिलो कहते थे। पत्र अस्त व्यस्त था, एक डरे हुए आदमी के शब्द। उन्होंने मुझे घर बेचने जाने और कभी पीछे मुड़कर न देखने का आग्रह किया। पत्र में एक विशेष घटना का उल्लेख था, राम सिंह का गायब होना। हमारा पुराना वफादार नौकर, एक आदमी जिसने हमारे परिवार के लिए 40 साल से ज्यादा काम किया था। वह एक शाम जंगल के किनारे झरने से पानी लाने के दौरान बस गायब हो गया था। किसी ने उसे नहीं खोजा। ग्रामीणों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और फुसफुसाते हुए कहा कि जंगल ने उसे अपना बना लिया। हाँ, मेरे चाचा ने लिखा कि उन्हें रात में आवाजें सुनाई देने लगी थीं। फर्श के नीचे से एक धीमी लयबद्ध टैपिंग की आवाज, मिट्टी के हिलने की आवाज, फावड़े से खोदने जैसी। उनका मानना था कि यह गहराई से एक बुलावा था, उस एंटिटी का बुलावा जिससे वे बहुत डरते थे। मैंने पत्र को मोड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये एक भूत के संदेश जैसा लगा। कब्र के उस पार से एक आवाज पहुंची। शब्दों ने एक ऐसे गांव की तस्वीर खींची जो एक प्राचीन आतंक द्वारा बंधक बना हुआ था। अजीब मौतें, अकेला घर, सर्वव्यापी खामोशी, ये सब जुड़ने लगा। ये सिर्फ शांत पहाड़ी लोगों की जगह नहीं थी, ये डर की जगह थी। मेरे चाचा बुढ़ापे से नहीं मरे थे, वे डर से मर गए थे। कालाधार की खामोशी शांत नहीं थी, वह शिकारी थी। और उनके अंतिम हताश संदेश के अनुसार वह अब मेरी वापसी से वाकिफ थी। पत्र की परेशान करने वाली बातों से प्रेरित होकर मैंने एक घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मुझे उस डर को समझने की बेताब जरूरत महसूस हुई जिसने मेरे चाचा को घेर लिया था। अटारी में एक धूल भरे बंद संदूक में मुझे उनकी पुरानी डायरी मिली। प्रविष्टियां सामान्य रूप से शुरू हुई थीं, मौसम और गांव की घटनाओं का वर्णन करती हुई। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, लिखावट ज्यादा अनियमित होती गई। स्याही पर दाग पड़ गए थे, जैसे किसी कांपते हुए हाथ से। उन्होंने खामोशी के बारे में लिखा, इसे एक जीवित चीज के रूप में वर्णित किया, एक ऐसी उपस्थिति जो घर की दीवारों में ही समा गई थी। उन्हें महसूस हुआ कि वह उन्हें देख रही थी, उनके कमजोर पड़ने का इंतजार कर रही थी, उस अकेलेपन के आगे हार मानने का जो उसका सबसे बड़ा हथियार था। डायरी पलटते हुए मुझे कई पन्ने मिले जो शब्दों से नहीं बल्कि अजीब बना परेशान करने वाले रेखा चित्रों से भरे थे। वे मोटे तौर पर खींचे गए थे, लगभग बचकाने, लेकिन उनका विषय भयावह था। एक चित्र में खोखली आंखों और खुले मुंह वाले स्टिक फिगर्स दिखाए गए थे जो लंबे पतले पेड़ों के बीच बेजान खड़े थे। एक और में जमीन में एक घूमता हुआ भंवर दिखाया गया था जिसके केंद्र से पंजे जैसे हाथ बाहर निकल रहे थे। सबसे परेशान करने वाला रेखा चित्र एक विशाल छायादार आकृति का था जिसमें कोई पहचानने योग्य विशेषता नहीं हुआ नहीं, जो एक घर के फर्श के ठीक नीचे छिपी हुई थी, जो निस्संदेह हमारी हवेली थी। ये उनके बुरे सपनों का दृश्य प्रतिनिधित्व था, उस आतंक का प्रमाण जिसके साथ वे रहते थे। डायरी की प्रविष्टियों में सपनों का उल्लेख था, स्पष्ट और बार बार आने वाले। इन सपनों में मेरे चाचा खुद को रात में जंगल में चलते हुए पाते थे। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम और यील्डिंग महसूस होती थी, जैसे वे मांस पर चल रहे हों। उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, एक सिबिलेंट आवाज जो खुद धरती से आती हुई लगती थी, उनका नाम पुकारती थी। यह उनके अकेलेपन को खत्म करने का वादा करती थी, उन्हें उन सभी लोगों से फिर से मिलाने का जो गांव ने सालों से खो दिए थे। उन्होंने लिखा कि वे अपने पैरों पर मिट्टी के साथ जागते थे, हालांकि वे अपने बिस्तर से नहीं उठे थे।
उनके बुरे सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। अंतिम प्रविष्टि सिर्फ एक अकेली घसीटी हुई वाक्य थी जो उनकी मृत्यु से एक दिन पहले की थी। ये ऊपर आ रहा है, फर्श ठंडा है। उन शब्दों को शांत धूल भरी अटारी में पढ़कर मेरी नसों में बर्फ की लहर दौड़ गई। मैंने अपने पैरों के नीचे लकड़ी के फर्श की ओर देखा। क्या वे उतने ठंडे थे जितने उन्हें नहीं होने चाहिए थे? मुझे अचानक घर से बाहर निकलने की, उसकी सड़ती हुई दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों से दूर भागने की बेताब इच्छा महसूस हुई। फुसफुसाहटें अब डायरी तक ही सीमित नहीं थीं। मैं उन्हें हवेली की चरमराती लकड़ी में बाहर हवा की आहट में लगभग सुन सकता था। उस रात मैंने सपना देखा और वह ठीक वैसा ही था जैसा मेरे चाचा ने बताया था। मैं कालाधार के जंगल में चल रहा था। चांदनी घनी छतरी से इन फीकी भूतिया किरणों में छन रही थी। कोई आवाज नहीं थी, मेरे अपने कदमों की भी नहीं, जो ईमानदारी से कहूँ तो अनसेटलिंग था। जमीन नरम महसूस हो रही थी, असामान्य रूप से। मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ, एक कोमल लेकिन लगातार खिंचाव जो मुझे पेड़ों में और गहरा खींच रहा था। और आपको पता है, मुझे डर नहीं लग रहा था, सपने में तो बिल्कुल नहीं। इसके बजाय एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ बिलोंगिंग था, एक तरह का होम कमिंग। फुसफुसाहट तब शुरू हुई, एक धीमी सिबिलेंट आवाज जो धुएं की तरह मेरे चारों ओर लिपट गई। वो मेरा नाम जानती थी, रोहन। उसने मिट्टी से, पेड़ों से, खुद हवा से फुसफुसाया, तुम अकेले नहीं हो, हम सब यहाँ हैं, हम सब हम इंतजार कर रही है मैंने उन्हें तब देखा, पेड़ों के बीच खड़े बेजान और शांत आकृतियां थीं। वे राम सिंह जैसे दिख रहे थे, हमारे पुराने नौकर, और कुछ और चेहरे जिन्हें मैं बचपन से धुंधले रूप से पहचानता था। ग्रामीण जो बहुत पहले खोए हुए घोषित किए गए थे। वे भूत नहीं थे बल्कि कुछ और बुरा था। वे लकड़ी और मिट्टी से बनी क्रूड पपेट्स जैसे दिख रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनकी आंखें सिर्फ खोखली सॉकेट्स थीं जो कहीं नहीं घूर रही थीं। वे हिले या बोलने लगे। मैं उन पर अपनी सामूहिक नजर महसूस कर सकता था, उनके साथ जुड़ने का एक शांत निमंत्रण, शांत जंगल में एक और बेजान आकृति बनने का। सपना एक लालच था, आत्मसमर्पण करने का एक खूबसूरती से भयानक निमंत्रण। मैं ठंडे पसीने में जाग गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। मैं उठकर बैठ गया और मेरे नंगे पैर फर्श से छू गए। वह ठंडा, नम और ग्रिटी था। मैंने दीपक के लिए टटोला और जब रोशनी आखिरकार जल उठी तो मैंने नीचे देखा। मेरे पैर गहरे, समृद्ध मिट्टी और सूखे पत्तों के टुकड़ों से ढके हुए थे। एक चीख मेरे गले में अटक गई। मैं अपने बिस्तर से नहीं उठा था। जंगल मेरे पास आ गया था। सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक पुल था, मेरी दुनिया और उस दुनिया के बीच एक संबंध जो जमीन के नीचे धैर्य पूर्वक इंतजार कर रही थी। मेरे चाचा जिस एंटिटी से डरते थे वह मुझ तक पहुंच रही थी। घर में खामोशी अब अलग महसूस हो रही थी। यह अब एक निष्क्रिय वजन नहीं थी बल्कि एक सक्रिय सांस लेने वाली एंटिटी थी। मैं इसे प्रोबिंग महसूस कर सकता था। मेरे संकल्प का परीक्षण कर रहा था। सपने की याद, मेरे पैरों पर मिट्टी की, मेरे चाचा की चेतावनियों की एक भयानक पुष्टि थी। लोक कथाएं सच थीं, गायब होना दुर्घटनाएं नहीं थीं। कालाधार का गांव डर की नींव पर बना था और उसकी जड़ें जंगल की अंधेरी मिट्टी में गहरी थीं। मुझे तब पता चला कि मैं बस जा नहीं सकता था। भागना, डर को जीतने देना होगा, उसे मेरा पीछा करने देना होगा। मुझे उसका सामना करना पड़ा। मुझे जंगल में जाना पड़ा। एक मजबूत लालटेन और एक भारी लाठी लेकर मैं अगली शाम जंगल के किनारे की ओर चला। मेरे चाचा ने जिस रास्ते का उल्लेख किया था वही रास्ता जो राम सिंह ने अपनी आखिरी यात्रा पर लिया था मुश्किल से दिखाई दे रहा था। लगभग जंगली वनस्पति से ढका हुआ था। जैसे ही मैं पेड़ों की छतरी के निकट कदम रखा, हवा तुरंत ठंडी हो गई। खामोशी पूर्ण थी। मेरे कान के पर्दे पर एक शारीरिक दबाव जैसा।
जितना गहरा मैं गया उतना ही जंगल प्राचीन और ठीक है एलियन महसूस हुआ। यहाँ के पेड़ अलग थे, मुड़े हुए और फीके, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर बढ़ रही थीं। यहीं पर मैंने उन्हें फिर से देखा। मेरे सपने की बेजान आकृतियां अंधेरे में चुपचाप खड़ी थीं। वे असली थीं। धुंधले रास्ते का पीछा करते हुए मैं एक खुले मैदान में आया जहां एक बड़ा गांठदार बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ में लटकती हुई जड़ों के पर्दे से छिपा हुआ एक काला मुहाना था, एक गुफा। उसमें से एक बदबूदार मिट्टी की गंध आ रही थी, सड़न और नम मिट्टी की गंध। ये वही जगह होनी चाहिए थी। मेरे सपने की फुसफुसाहटें यहां और तेज हो गईं। अंधेरे से मेरा नाम पुकारने वाली आवाजों का शोर। हमसे जुड़ो रोहन, अकेलापन खत्म करो, हम अब परिवार हैं। गहरी सांस लेते हुए मैंने लालटेन ऊपर उठाई और धरती के मुहाने में कदम रखा। काला धार के डर के दिल में उतर गया। सुरंग नीचे की ओर ढलान वाली थी। दीवारें नम थीं और अजीब फॉस्फोरेसेंट फंगी से ढकी हुई थीं जो एक बीमार हरी चमक डाल रही थीं। मेरे चाचा ने अपनी डायरी में जिस लयबद्ध टैपिंग का वर्णन किया था वह नीचे की गहराई से गूंज रही थी। सुरंग एक विशाल गुफा में खुली। केंद्र में ईड़ी रोशनी में नहाया हुआ आतंक का स्रोत था। यह दांत और पंजे वाला राक्षस नहीं था, बल्कि कुछ कहीं ज्यादा कपटी था। जड़ों, मिट्टी और कुछ ऐसा जो भयानक रूप से मानव मांस जैसा दिख रहा था का एक विशाल धड़कता हुआ ढेर सब आपस में गूंथा हुआ था। इस जीवित धरती से खोए हुए ग्रामीणों की मिट्टी और लकड़ी की आकृतियां धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से बन रही थीं। यह ही हु ड्वेल्स बिलो था, एक चेतन भूगर्भीय एंटिटी जो अकेलेपन और डर पर पलती थी, लोगों को लुभाती थी और उन्हें अपनी सामूहिक चेतना में समाहित कर लेती थी। एक जड़ मेरी बांह जितनी मोटी बाहर निकली और मेरी टखने के चारों ओर लिपट गई, मुझे केंद्रीय ढेर की ओर खींच रही थी। फुसफुसाहटें मेरे दिमाग में एक ही बहरा कर देने वाली दहाड़ पड़ गई। शांति का वादा करती हुई, सभी दुखों का अंत। मैंने धड़कती हुई धरती में अपने चाचा का चेहरा बनते देखा। उनकी आंखें गिड़गिड़ा रही थीं। एक पल के लिए मैं लगभग हार मान गया, लेकिन फिर क्रोध की एक लहर, डिफायंस की, मेरे अंदर से गुजरी। मैंने अपनी लाठी घुमाई, जड़ पर बार बार वार किया जब तक कि वह टूट नहीं गई और मुझे छोड़ नहीं दिया। मैंने इंतजार नहीं किया। मैं मुड़ा और सुरंग से ऊपर की ओर भागा। एंटिटी की दहाड़ मेरा पीछा कर रही थी। मैं गुफा से हांफते हुए बाहर निकला और जंगल से भागा। तब तक नहीं रुका जब तक मैं हवेली के पोच पर गिर नहीं गया। कालाधार की खामोशी अब टूट गई थी। उस भूमिगत क्रोध की गूंज से भरी हुई थी। ये अब अनुपस्थिति की खामोशी नहीं थी, बल्कि इंतजार की खामोशी थी। मैंने उसका चेहरा देखा था और उसने मेरा।